हेलो दोस्तों, द सत्याश में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शरद। हम सबके जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा समय आता है जिस समय हम किसी चीज़ से बहुत गहरा सदमा खा जाते हैं और फिर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो जो टाइम होता है वो बहुत ही कष्टदायक होता है, बहुत ही तकलीफ देह होता है, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। और वो टाइम जब गुजर जाता है, व्यक्ति जब उस पीरियड से बाहर आता है तो लाइफ टाइम उसे वो टाइम याद रहता है कि हाँ, एक बार मुझे इस चीज़ से इतना गहरा सदमा पहुंचा था और मैं डिप्रेशन में चला गया था। ऋषि कपूर की लाइफ में भी एक बार एक ऐसा टाइम आया था जब वो भी किसी चीज़ से बहुत गहरा सदमा खा गए थे, बहुत दुखी हो गए थे और डिप्रेशन में चले गए थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या थी वो वजह जिसकी वजह से ऋषि कपूर सदमा खा गए और डिप्रेशन में चले गए। उनके डिप्रेशन से दूसरों को कितना और किस किस तरह का नुकसान हुआ और फिर ऋषि कपूर इस कंडीशन से, इस डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले। ऋषि कपूर के जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म थी कब्ज, जिसके डायरेक्टर थे सुभाष घई। सुभाष घई ने इसके पहले कालीचरण, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा थे, और विश्वनाथ जैसी फिल्में बनाई थी जो कि हिट गई थी। और अब सुभाष घई किसी पुनर्जन्म की कहानी पर कोई फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने सन एंड सैंड होटल में ऋषि कपूर को फिल्म की कहानी सुनाई, जो कि ऋषि कपूर को बहुत पसंद आई। एक हॉलीवुड फिल्म का हिंदी एडिशन था ये कब्ज। ऋषि कपूर को सुभाष घई ने साइन कर लिया एज ए हीरो। टीना मुनीम, जो कि एक न्यू कमर एक्ट्रेस थी, उनको सुभाष घई ने साइन कर लिया एज अ एक्ट्रेस फॉर ऋषि कपूर के अपोजिट। साथ ही कुछ को एक्टर्स को लिया, जैसे प्राण, दुर्गा खोटे, सिमी ग्रेवाल, और फिल्म का फिल्मांकन शुरू किया गया। ऋषि कपूर के मुताबिक सुभाष घई एक बहुत ही उम्दा दिल और टैलेंटेड शख्स थे, जिनका दिमाग बहुत मजबूत था। उनके दिमाग में स्पष्ट होता था कि उन्हें आज क्या करना है, कैसे करना है, किन किन चीज़ों की तैयारियां करनी है और कैसे कैसे करनी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात जानकारी के लिए बता दूं कि सुभाष घई ने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टर बनने का कोर्स किया था, लेकिन वो डायरेक्टर बन गए। ऋषि कपूर और सुभाष घई शाम को सेट के किनारे उनकी कार खड़ी रहती थी, सुभाष घई की। उस कार के बोनट को बजाते हुए फिल्म के ही गाने गाते रहते थे, उसकी धुनें बजाते रहते थे। एक दिन ऋषि कपूर ने सुभाष घई से पूछा कि अच्छा, डांस का कोरियोग्राफर कौन होगा। सुभाष घई ने कहा कि तुम्हारे सामने खड़ा है। तो ऋषि कपूर ने कहा, कौन, आप? तो सुभाष घई ने कहा, और क्या, बिल्कुल, ये काम मैं खुद ही करूँगा। तो ऋषि कपूर ने कहा कि आप कर पाएंगे? तो सुभाष घई ने कहा कि क्यों क्यों नहीं कर लूँगा, और अगर तुम्हें मेरी कोरियोग्राफी नहीं पसंद आई तो मैं किसी प्रोफेशनल डांस कोरियोग्राफर को बुला लूँगा। ऋषि कपूर ने कहा ठीक। लेकिन 2 ही दिन में ऋषि कपूर सुभाष घई की क्वालिटी और उनके टैलेंट से परिचित हो गए और उन्होंने सुभाष घई से कह दिया कि नहीं नहीं, आप ही काफ़ी हैं। 2 दिन की शूटिंग हुई, उसके बाद ऋषि कपूर को पीलिया हो गया, जिसके कारण सेट उखाड़ देने पड़े, यानी कि शूटिंग बंद कर देनी पड़ी। शूटिंग बंद हो गई। फिर ऋषि कपूर 2-3 महीने बाद शूटिंग पर वापस लौटे तो हड्डियों के ढांचा रह गए थे, यानी कि बहुत ही दुबले हो गए थे। लेकिन सुभाष घई ने फिल्म को उसी पॉइंट से शुरू किया जिस पॉइंट से फिल्म को ख़त्म किया था। शूटिंग हुई अच्छे से। ऋषि कपूर को खासतौर से फिल्म से काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि कब्ज की कहानी भी अच्छी थी, गाने भी ठीक ठाक अच्छे थे, एक्टर्स भी अच्छे थे, को एक्टर्स भी अच्छे थे, डायरेक्टर भी अच्छे थे, तो सब कुछ अच्छा था। तो ऋषि कपूर ने सोचा था कि कब्ज खूब हिट होगी और कब्ज उनके करियर को एक नए मुकाम तक पहुंचा देगी। कब्ज रिलीज हुई, लेकिन जैसा कि सबको उम्मीद थी और ख़ास तौर से ऋषि कपूर को उम्मीद थी, वैसा नहीं हुआ। कब्ज ने केवल ठीक ठाक कमाई की। इसका कारण क्या था? कारण थी कुर्बानी, जिसे फिरोज खान ने डायरेक्ट किया था। कब्ज में केवल एक सितारा था, ऋषि कपूर, जो कि कुर्बानी के सितारों से छोटा था। कुर्बानी में विनोद खन्ना, जीनत अमान, अमजद खान, अमरीश पुरी जैसे बड़े सितारे थे। कब्ज के डायरेक्टर सुभाष घई तब तक डायरेक्टर के तौर पर इतने फेमस नहीं हुए थे कि लोग डायरेक्टर का नाम देखकर फिल्म देखने पहुंच जाएं कि भाई ये तो सुभाष घई की फिल्म है, चलो देख कर आए, अच्छी ही होगी। और फिरोज खान तब तक डायरेक्टर के तौर पर इतने फेमस हो चुके थे
कि लोग उनका नाम देखकर फिल्म देखने चले जाएं। टीना मुनीन एक नवोदित नायिका थी, जबकि जीनत अमान पहले से हिट और बड़ी नायिका थी। कब्ज में दिग्गज सह कलाकार जरूर थे, प्राण, दुर्गा खोटे, सिमी ग्रेवाल। म्यूजिक की बात करें तो कब्ज और कुर्बानी दोनों में अच्छा म्यूजिक था, दोनों में गाने भी अच्छे थे। कब्ज में ओम शांति ओम था, तो कुर्बानी में आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए था, जिसे पॉप गायिका नाजिया हसन ने गाया था। अब ये गाना बच्चे बच्चे की जुबान पे चढ़ गया। कुर्बानी में ही वो भी गाना था, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, जिसे विनोद खन्ना ने समंदर किनारे जीनत अमान के लिए गाया था। वो गाना भी लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों की जुबान पे चढ़ गया। तो इस तरह से म्यूजिक के मामले में भी कुर्बानी ने कब्ज को थोड़ा पीछे छोड़ दिया। कब्ज के एक हफ्ते बाद ही कुर्बानी रिलीज हुई थी। आज के दौर में, आज का जैसा समय है, तो इस समय कोई अगर बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो 3 दिनों में ही अपने निवेश को, अपने इन्वेस्ट को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी लागत को वापस ला सकती है। लेकिन ये 1980 की बात है। फिल्म कई दिनों तक सिनेमाघरों में लगी रहती थी, दर्शक उसे देखते थे, तब कहीं जाकर फिल्म पैसा खींच पाती थी। जब तक कब्ज देखकर दर्शक और लोगों को बताएं और भीड़ कब्ज की तरफ आए, तब तक कुर्बानी ने कब्ज के पांव उखाड़ दिए। इस घटना से ऋषि कपूर को बहुत सदमा पहुंचा, बहुत दुखी हो गई। उनको लगता था कि कब्ज में एक्टर्स ने भी अच्छा काम किया है, तकनीशियनों ने भी अच्छा काम किया है, सब कुछ बढ़िया है, ये फिल्म खूब हिट होगी, उनके करियर को नए मुकाम तक पहुंचा देगी, उनके करियर को नया आयाम देगी और फिल्म समीक्षाकारों से अच्छी प्रशंसाएं मिलेंगी, इसके लिए उन्हें अवार्ड मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब इसीलिए ऐसा नहीं हुआ तो ऋषि कपूर बुरी तरह से हिल गए। ऋषि कपूर को लगने लगा कि उनकी लोकप्रियता कम होने लगी है, लगातार कम हो रही है और वो पाताल में धंस चुके हैं। फिल्म जगत में उनके केवल कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और जल्दी ही वो फिल्म जगत से बाहर निकल जाएंगे। ऋषि कपूर की शादी को उस वक्त 5 महीने हुए थे। ये जून 1980 की बात है। ऋषि कपूर की शादी जनवरी में हुई थी। ऋषि कपूर अपनी कम होती लोकप्रियता का इल्जाम अपनी शादी पर थोपने लगे। शादी पर क्यों थोपने लगे? दरअसल ऋषि कपूर को हमेशा से लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी होने के बाद मेरा कैरियर का ग्राफ डाउनफॉल में जाने लगे। क्योंकि ऋषि कपूर ने अपने सामने राजेश खन्ना का एक उम्दा उदाहरण देखा था, एक एग्जाम्पल देखा था। राजेश खन्ना से डिम्पल कपाड़िया की शादी हुई, उसके बाद राजेश खन्ना के कैरियर का ग्राफ लगातार डाउनफॉल में जाने लगा था। इसी कारण ऋषि कपूर को अपनी शादी से पहले भी ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद उनके कैरियर का ग्राफ भी डाउनफॉल में जाने लगे। इसीलिए ऋषि कपूर ने नीतू सिंह से कई दिनों तक शादी भी नहीं की, फिर शादी की। तो अब ऋषि कपूर को लगने लगा कि मेरे साथ भी राजेश खन्ना ही जैसा हो रहा है और वो अपनी कम होती लोकप्रियता का इल्जाम अपनी शादी पर थोपने लगे। उस वक्त ऋषि कपूर एक साथ 4 फिल्में शूट कर रहे थे। दीदारे यार, जमाने को दिखाना है, प्रेम रोग और नसीब। इन सब के डायरेक्टर्स एच.एस. रॉयल, मनमोहन देसाई, नासिर हुसैन और यहाँ तक कि ऋषि कपूर के पिता राज कपूर, जो कि प्रेम रोग के डायरेक्टर थे, परेशान हो गए। क्योंकि ऋषि कपूर शूट के लिए आ ही नहीं पाते थे, शूट कर ही नहीं पाते थे। इनका तो ये हाल हो गया था कि ये कैमरे के सामने आते ही कैमरे से बचने लगे, नजरें चुराने लगे, एक्ट ही ना कर पाए। जो सेट पे लाइट्स लगी रहती थी, इनको लगता था कि ये लाइट्स मुझ पे गिर पड़ेंगी, कुर्सी पे धम्म से बैठ जाते थे या पानी पीने के बहाने अपने मेकअप रूम में चले जाते और अंदर से कुंडी लगा लेते थे, खोलते ही नहीं थे, बाहर से लोग आवाज़ लगाते रहते थे। एक दिन ऋषि कपूर प्रेम रोग के सेट पर जिस हाल में पहुंचे, उस हाल से तो अच्छा था कि ना ही पहुंचते। खड़े ही नहीं रह पा रही थी, इनके पैर थरथरा रहे थे। राज कपूर परेशान हो गए। उधर मनमोहन देसाई भी परेशान थे क्योंकि नसीब का अंतिम शॉट बाकी रह गया था और ऋषि कपूर शूट नहीं कर पा रहे थे, आ ही नहीं रहे थे। ऋषि कपूर के कारण हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े सितारे वेट कर रहे थे, पूरी फिल्म की यूनिट वेट कर रही थी। इधर राज कपूर परेशान थे। प्रेम रोग पर के सेट पर ऋषि कपूर जब आए तो उनका ये हाल देखकर तो फिर उन्होंने मनोचिकित्सकों को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया और ऋषि कपूर को उनको दिखाया। और
उसके बाद ऋषि कपूर को लेकर राज कपूर अपने लोनी वाले फार्म हाउस पर चली गई। राज कपूर ने सोचा कि शायद आबो हवा का परिवर्तन ऋषि कपूर को ठीक कर दे और साथ ही लोनी वाले फार्म हाउस पर वो दिल खोल कर ऋषि कपूर से बातचीत कर सकेंगी। एच.एस. रॉयल ने भी ऋषि कपूर की एक पिता के नाते सेवा की, एक पिता की तरह सेवा की। नासिर हुसैन को लगा कि शायद ऋषि कपूर को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसीलिए उन्होंने विटामिन एम के तौर पर यानी कि विटामिन मनी के तौर पर ऋषि कपूर को 1 लाख रुपए की रकम भेज दी। लेकिन नासिर हुसैन को पता नहीं था कि ऋषि कपूर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, ऋषि कपूर को तो मेंटल प्रॉब्लम है। राज कपूर फार्म हाउस पर ऋषि कपूर को गीता के उदाहरण सुनाते थे, गीता के पाठ सुनाते थे, ताकि ऋषि कपूर में धैर्य आए और वो इस परिस्थिति को स्वीकार कर सकें। लेकिन ऋषि कपूर तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मनमोहन देसाई ने ऋषि कपूर को सन एंड सैंड होटल में केवल 2 शॉट लेने के लिए बुलाया कि केवल 2 शॉट दे दो ताकि फिल्म पूरी हो जाए, कब तक अटकी रहेगी। मजबूरी में ऋषि कपूर फिल्म पूरी करने पहुंचे, लेकिन अगर आप उस सीन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भले ही ये कैमरा के सामने खड़े थे, लेकिन इनका ध्यान कोसों दूर कहीं और था। शाम को कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद ऋषि कपूर में कॉन्फिडेंस आ जाता, लेकिन अगले दिन फिर वही हाल, फिर पैर थरथराने लगते। धीरे धीरे ऋषि कपूर को लगने लगा कि इस स्थिति से बाहर निकलना होगा। कब तक ऐसी परिस्थिति में रहेंगे, इस हाल में रहेंगे, धीरे धीरे बाहर निकलना होगा। ऋषि कपूर ने प्रयास करना शुरू किया अपने आप को स्थिर करने का, वापस से अपने आप को नॉर्मलाइज करने का, और धीरे धीरे ऋषि कपूर इस कंडीशन में स्टेबलाइज हो गए और उन्होंने अपने आप को नॉर्मल कर लिया, धीरे धीरे ठीक होने लगी। बहुत बाद में जाकर कई दिन बाद अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर को बताया कि उन्हें भी इस दौर का सामना करना पड़ा है और वो भी इस कष्टदायक पीरियड से गुजर चुके हैं। राज कपूर ने भी ऋषि कपूर को बताया कि एक बार दिलीप कुमार को भी ऐसे समय का सामना करना पड़ा था, वो भी डिप्रेस्ड हो गए थे, काफ़ी टेंशन में रहते थे और इसी कारण उन्होंने अपनी एक फिल्म के सेट पर खुद की शर्ट को खुद के हाथों से फाड़ डाला था। तब ऋषि कपूर को समझ में आया कि एक्टर्स के साथ ऐसा होना लाजमी है, ऐसा होना आम बात है और एक्टर्स के डिप्रेशन में जाने की काफ़ी संभावनाएं भी रहती हैं। इसलिए एक्टर्स को इस सब से सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। ये जो पूरी घटना मैंने आपको बताई है, इस पूरी घटना को ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में लिखा है। उन्होंने अंत में एक बात लिखी है जो मैं यहाँ आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि इस बात से आप मोटिवेशन ले सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि वास्तव में समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी की कल्पना हमारा मन कर लेता है। अगर हम ध्यान से, दिमाग से सोचें तो हमें समस्या कम ही दिखाई देगी, छोटी ही दिखाई देगी जितना बड़ा हमारा मन कर लेता है, और हम भी मन के बहाव में बह जाते हैं, इसीलिए समस्या से डर जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में जो आपको बात पता चली, जो घटना पता चली, वो नई लगी होगी और आपको नहीं पता होगी। जब तक मैं अगली वीडियो नहीं लाता हूँ तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी ही आपके सामने एक नया रोचक और मज़ेदार किस्सा लेकर, एक वीडियो लेकर फिर हाजिर होऊंगा।